हेलो एवरीवन। हमने जो है सीडीपी पार्ट 7 में हमने कहा था कि हमारी सीडीपी कंप्लीट हो गई है, बट हमारा एक ईयर और बचा था 2022, जिसका ये लास्ट ही है। अब इसके बाद जो है हमारा पीवाईक्यू बेस्ड सॉल्व्ड पेपर ओवर होता है और इसमें जो है सीडीपी का ही है क्वेश्चन, और वैसे ही क्वेश्चन सारे रिपीटेड होते रहते हैं आपका, और कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके सारे पीवाईक्यू बन जाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। तो समावेशी कक्षा की विशेषता कौन सी नहीं है? डी, समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की क्या है वंशानुक्रम की? ए, महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, अनुवांशिकता क्या होता है? वह लक्षण होता है जो माता पिता के उनके बच्चों में जाती है और यह महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। इसलिए वंशानुक्रम, अनुवांशिकता, व्यक्तित्व एवं बुद्धिमत्ता के नाम से क्या है? भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। ये कुछ हमने अभी तक के जितना भी पीवाईक्यू किया है इसमें यही क्वेश्चन आए हैं 2-3 बार। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए आंसर इसलिए हो जाएगा क्योंकि अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में बदलना ये नहीं है पूछा है, तो आपका जो है ये हो जाएगा कि मूल्यांकन होता क्या है? सतत मूल्यांकन, जिसमें अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित कार्यकलाप में बदलने से है। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक ग्रंथि पाई जाती है? तो मानसिक ग्रंथि क्या पाई जाती है आपकी? इडिपस क्या होता है जिसमें पुत्र के माता के प्रति क्या होता है? आकर्षण होता है, और इलेक्ट्रो क्या होता है जिसमें पुत्री में जो है पिता के प्रति आकर्षण होता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर बी, क्योंकि इलेक्ट्रा इसमें पूछा है पुत्री के पिता से पुत्री नहीं, देखो पुत्र का माता के प्रति और पुत्री ये, तो इडिपस और इलेक्ट्रा ये पुत्र द्वारा होता है और ये पुत्री द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व भिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसके द्वारा किया? तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, गाल्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है और यह थॉर्नडाइक के किस नियम को बतलाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि जो प्रभाव का नियम है वो सफलता असफलता असंतोष होता है, तो ये जो है थॉर्नडाइक ने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें वो विषय जानने का उत्सुक रहता है, तो उस विषय में आपके क्या विचार होंगे? आप एक शिक्षक हैं तो बच्चों के लिए आप क्या सोचेंगे? तो आप यही सोचेंगे कि वह सृजनशील क्या है? विद्यार्थी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो सृजनशील विद्यार्थी वही होता है जो अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग करते हुए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है? तो कौन सा कथन मानव विज्ञान के संबंध में गलत है? तो शक्ति और गति, क्योंकि मानव विकास में विकास की पूर्वानुमेय होता है, प्रशिक्षक और अधिगम भी होता है, और विकास से विशिष्ट की ओर चलता है सामान्य से। ठीक है, अगर पूछे कि विकास किस ओर चलता है, तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसी में से ही घुमा फिरा के। ठीक है, तो शक्ति और गति नहीं होगा, क्योंकि नहीं गलत है बोला तो गलत का आंसर गलत होगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो क्या किया जाना चाहिए उसके स्तर को उच्च करने के लिए? आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, देखिए इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, शक्ति और गति, और इसका हो जाएगा आपका डी, क्योंकि छात्रों का सतत मूल्यांकन किया जाना चाहिए उच्च करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सम्मिलित हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि आप शक्ति संचालन, निरंतरता, परिवर्तनशीलता जो है आप करेंगे तभी जो है आपका अभिप्रेरणा का लक्षण कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा संबंधी योग्यता बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, तो कौन सा संबंध होता है आपका? हो जाएगा बी, स्पाइकर एवं इरविन, ये इन्होंने कहा है कि जो है बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? तो किसका नाम उल्लेखनीय है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, हेलन केलर। इन्होंने जो है, देखिए श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था, ठीक है, तो इन्होंने हेलन केलर को जो है उल्लेखनीय है, क्योंकि हेलन केलर एक अमेरिका लेखक थी, वो कला स्नातक की उपाधि अर्जित करने वाली बाधिर एवं दृष्टिहीन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम,
किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होते हैं? तो कौन से प्रश्न आप बच्चों के लिए उत्तम माना जाएगा? बताइए। आंसर हो जाएगा आपका डी, समस्या प्रधान और हल ढूँढने में सहायता। आप बच्चों के लिए हमेशा हल और समस्या जो है उसके प्रॉब्लम को सॉल्व हमेशा ही करोगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन के लिए किया जाता है और इस प्रकार के प्रश्नों की खामियां होती है। क्या होती है खामियां? कि जो बच्चा है वो विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठा की कमी होती है, इसलिए जो है वो मूल्यांकन के लिए किया जाता है ताकि जो प्रश्नों की खामियां होती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठा की कमी, ठीक है, वस्तुनिष्ठा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो किसने बढ़ावा दिया? आपका आंसर हो जाएगा बी, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। इन्होंने कहा, ये कहते हैं कि जिनके अंतर क्या हो, मैक्सी वर्दीमर, कोफ्फा एवं कोहलर आते हैं, क्योंकि ये जो है सिद्धांत प्रतिपादक जो है किसके लिए है? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। कौन सी भाषा को आप शिक्षा का माध्यम बना सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा जिस पर जनसाधारण का क्या हो, आधिपत्य हो, ठीक है। जिस संस्कृति को हम बच्चों के लिए उचित माने जाते हैं उस संस्कृति को पूर्णतः व्यक्त करने वाली भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों की संख्या संवेग के संबंध में कितनी है? तो मूल प्रवृत्तियां कितनी है संख्या संवेग के संबंध में? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, 14। मैकडूल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के अधिगम प्रसार हेतु कौन कारक आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि आप जो है अध्ययन के प्रति व्यक्तित्व में रुचि देखना पसंद करेंगे, ठीक है। आप शिक्षक हैं और बालकों में रुचि नहीं है तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन बच्चों के परिवार वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों से अपेक्षाकृत ज़्यादा होते हैं बट किस आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका? बताइए। बी, क्योंकि बहिर्मुखी और अधिक क्रियाशील वाले बच्चे ही क्या होते हैं? वातावरण से प्रजातांत्रिक होते हैं, ठीक है, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व को निम्नलिखित में से कौन से कथन से पता चलता है? अगर आप बच्चों के में बुद्धि परीक्षण और मापन करेंगे तो परीक्षण करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा? तो आंसर हो जाएगा सभी। क्यों? क्योंकि देखिए, भूमिका व्यवसाय मार्गदर्शन में अहम होती है, ठीक है, होती है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा उन्नति के मार्ग प्रशस्त किया जाता है, ठीक है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों के चयन हेतु बुद्धि एक आधार होता है, हाँ ये भी होता है। तो तीनों क्या हो जाएगा हमारा? सही। तो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता क्या होती है? जो है आपका स्तर अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है, ठीक है। ज्ञान की दक्षता ही बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बच्चे जन्म के कुछ समय बाद ही वो निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है, तो यह परिभाषा किसने किया है? बताइए, किसने दी है? ये जो है एडलर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के वर्गीकरण और उनके प्रमुख लक्षणों के जोड़े बनाइए। चलिए बताइए, अगर प्रतिभाशाली बच्चा है इसको जोड़ी बना के बताइए आप। चलिए बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली है, रचनात्मक है, पिछड़े हुए बालक हैं, अधिगम अयोग्य है, मानसिक रूप से मंद बालक हैं। तो ये कौन से बुद्धि वाले होते हैं? तो ये हम आंसर आप बताइए। देखिए, हम आपको बता दें कि जब बच्चा ज़्यादा ही प्रतिभाशाली होता है तो उसका बुद्धि बहुत आगे होता है, उच्च होता है, ठीक है, ऊपर होता है। रचनात्मक वाले बच्चे जो है वो क्या होते हैं? आविष्कारक होते हैं, ठीक है। पिछड़े हुए बालक होते हैं, वो होते हैं पिछड़े हुए बालक, वो हो जाते हैं हमारे, क्या हो जाएंगे? पिछड़े हुए बालक औसत से पीछे हो जाते हैं। और अधिगम अयोग्य होते हैं, वो कौन होते हैं? अधिगम अयोग्य। अधिगम अयोग्य में जो है बच्चा जो है क्या होता है? वो होता है समस्या वाचक। और मानसिक रूप से मंद होते हैं वो निम्न बुद्धि वाले होते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा ए हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं,
ठीक है। तो देखिए, प्रतिभाशाली बच्चे उच्च बुद्धि वाले रचनात्मक जो है क्या होते हैं, आविष्कारक होते हैं। पिछड़े हुए जो है औसत से पीछे होते हैं और अधिगम अयोग्य वाले होते हैं समस्या वाचक, और मानसिक रूप से मंद होते हैं वो निम्न बुद्धि वाले होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप कूट दिया हुआ है, ये ए आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समस्या पर चर्चा करने पर जब विद्यार्थी को समूह में दिया जाता है तब उनके सीखने का क्रम क्या होता है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। ठीक है, बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि आप जो है चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के बाद उसको अवसर जो है आपको समूह में दिया जाता है, तो बिल्कुल वो बेहतर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अनुभव। अगर लर्निंग के साथ पे जो एक्सपीरियंस के कारण हमारे जो मौलिक व्यवहार में संशोधन है, वो लर्निंग की यह परिभाषा क्या, मतलब किसने दी है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, काल्विन। ठीक है। अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है, और ये देखिए 2022 में सारे क्वेश्चन वही आए हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सी व्यूह रचना उपयुक्त होगी। बताइए आंसर क्या हो जाएगा, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम। सी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए इस बात का निर्णय कौन करता है, टीचर करता है। लेकिन ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका नियोजन, क्योंकि प्लानिंग है, नियोजन मतलब प्लानिंग। ठीक है, पहले से योजना बनाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बालकों के बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है। 4 अवस्थाएं होती हैं। किसकी, बौद्धिक विकास की। तो कौन कौन से होते हैं, बताइए आंसर। आंसर तो पहले तो हो जाएगा बी, पियाजे ने जो है अवस्थाएं बताई है, 4 अवस्थाएं, लेकिन बौद्धिक विकास की जो 4 विशिष्ट अवस्थाएं हैं वो पियाजे ने बताया है। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक कौन है, जीन पियाजे हैं, और इनका कहना है कि 4 विशिष्ट अवस्थाएं दी गई हैं। पहला होता है संवेदी प्रेरक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक, जो 2 से 7 वर्ष होती है। मूर्त संक्रियात्मक, जो 7 से 11 वर्ष होती है। और अमूर्त संक्रियात्मक 11 से अधिक होती है। हमने अभी तक के जितने भी PY किए हैं, हम हमेशा यही चीज़ बताए हैं कि संवेदी प्रेरक अवस्था SOS होता है, पूर्व संक्रियात्मक जो है POS होता है, और मूर्त संक्रियात्मक COS होता है, और ये होता है FOS। सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर किस अवस्था तक पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा आपका, सॉरी, डी हो जाएगा, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, वातावरण से संबंधित कारकों पर प्रभाव जो है संपूर्ण जीवन तक चलते रहता है, स्टेज जो है। ठीक है, एक ही चीज़ों में नहीं होता है, संपूर्ण जीवन चलते रहता है, जीवन पर्यंत। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य, सामाजिक मानव की जो संभावना है किस पर निर्भर रहती है। अगर आप बच्चे को समाजीकरण की प्रक्रिया सिखा रहे हैं और सामाजिक मूल्य भी, तो सामाजिक प्रतिमानों की संभावना किस पर निर्भर रहेगी। तो आंसर हो जाएगा स्टार, क्योंकि इसका आंसर हमको नहीं पता है, क्योंकि व्यापम ने हमेशा जितना भी क्वेश्चन आते हैं वो विलोपित कर देता है। ठीक है, लेकिन आंसर जब ये इसका थ्योरी पढ़ लेना, कि समाजीकरण वाला जो थ्योरी है वो पढ़ लेना, सामाजिक से रिलेटेड। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अब ये हमारा CDP ऑल ओवर कंप्लीट, आप PYQ सॉल्व कीजिए और CGTET में अच्छे नंबर से पास होइए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।